Okay, we saw the definition of environment and the components of environment that we saw. Okay, today we will discuss about the value of environment. Environment कितना valuable है हमारे लिए. Okay, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Yes, sir. Okay. So आपको खुद ही पता है कि एनवायरनमेंट बहुत ही वैल्यूएबल है. क्या क्या वैल्यूज हैं इसके? एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्टिव वैल्यू है, जिसका मतलब है कि एनवायरनमेंट हमको देता है, प्रदान करता है. एक्चुअली प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे हैं, एनवायरनमेंट प्रोडक्शन कर रहा है. और हम लोग प्रोसेस्ड जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड मटेरियल है एनवायरनमेंट के द्वारा, उसको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है, जैसे गेहूं, चावल, ये सब एनवायरनमेंट की वजह से है आपको मिल रहा है. ओके, प्लांट आर प्रोड्यूसिंग इट. सो इसका एक प्रोडक्टिव वैल्यू है नेचर का. ओके, तो दिस इज सारी दवाइयां, मेडिसिन. तो सबसे पहले आप लिखिए प्रोडक्टिव. इसको आप वैल्यू ऑफ नेचर भी कह सकते. नेचर का क्या वैल्यू है? नंबर 1, इट हैज प्रोडक्टिव वैल्यू. नेचर जैसे कि मेरा दिख रहा है आपको, टेक्स्ट दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what? Yes, sir. Okay. No, sir. दिख रहा है टेक्स्ट? सबको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? यस सर, दिख रहा है. नो, किसी को नहीं दिख रहा है. एनीवे, आपका कुछ लोकल प्रॉब्लम होगा. एनीवे, सो क्या क्या है प्रोडक्टिव वैल्यू? हमको नेचर जो है, ये फिर टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा है? इससे क्या मिल रहा है? फूड. क्या और मिल रहा है? मेडिसिन्स. सारी दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ हमको प्लांट सोर्स से मिलती है. ओके, और एंड यूजिंग द रॉ मटेरियल्स यू गेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. And what else you get? ये तो कुछ कैटेगरीज हो गए, और ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो फ्यूचर में हमें मिलने वाले हैं, तो सब एनवायरनमेंट की ही देन होंगे. ओके, यानी इट विल हेल्प अस टू डेवलप thousands of products for the future use. ये हो गया आपका एनवायरनमेंट का प्रोडक्टिव वैल्यू. ओके, इसके बाद है आपका नेचर का रिक्रिएशनल वैल्यू और एस्थेटिक वैल्यू कैन से. वैल्यू जैसे कि आप घूमते हैं इधर उधर, नेचर को एंजॉय करते हैं. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जाते हैं, वहां पर एनिमल्स को देखते हैं. ओके, फील्ड्स को देखते हैं, पहाड़, माउंटेन, नेचर एंजॉय करते हैं. So this is the recreational value. What you get? Incredible learning experience. आपका माइंड ब्रॉड होता है.
फिर वर्षा होती है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, वाटर साइकिल है। इस तरह से जैसे ऑक्सीजन साइकिल है, आप ऑक्सीजन लिए, CO2 छोड़े। प्लांट्स ने क्या किया, CO2 लिया, उसने ऑक्सीजन रिलीज किया। तो एक तरह का साइकिल है ये। ओके, और यह साइकिल अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, CO2 विल बी एक्यूमुलेटेड, जैसा कि आजकल हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका रिक्रिएशनल वैल्यू। इसको भी रिक्रिएशनल बोलेंगे। रिक्रिएशन। ओके, जैसे सॉइल का भी न्यूट्रिएंट साइकिल है, जो वर्षा के बाद वो उसमें इंक्रीमेंट होता है। बाढ़, नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा के लाती है और अपने तटों पर जमा करती है। ठीक है, तो इस तरह से उपजाऊ मिट्टी तैयार होती है। तो ये सब हुआ रिक्रिएशन। और इससे हमको पता चलता है कि नेचर जो है वो वन है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अगर वाटर साइकिल में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, देन नाइट्रोजन साइकिल में भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, ठीक है। थर्ड वन इज, इसको आप कह सकते हैं ऑप्शनल वैल्यू ऑफ द नेचर। ऑप्शनल वैल्यू, ऑप्शनल वैल्यू का मतलब यह है कि अगर आप रिसोर्सेज को यूज करते चले जाएं तो एक दिन यह रिसोर्स जो है समाप्ति की ओर तो बढ़ चुका है, यह रिसोर्सेज एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ओके, और जब समाप्त हो जाएंगे रिसोर्सेज तो इसका मतलब है कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए आपने रिसोर्सेज नहीं छोड़ा है। तो फ्यूचर जनरेशन जो हिस्ट्री का बुक पढ़ेंगे वह आपकी बुराई करेंगे कि हमारे पहले वाले जो जनरेशंस थे उन्होंने एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो हैं, जो सबके लिए हैं, उसका सेल्फिशली बहुत ही दोहन किया है, सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया और खत्म कर दिया। और जब कोई नेचुरल रिसोर्सेज समाप्त होते हैं तो सिर्फ वही रिसोर्स समाप्त नहीं हो जाते, उससे रिलेटेड अदर रिसोर्सेज भी अफेक्ट हो जाते हैं। ओके, और यह एनवायरमेंट का विनाश जो है एक तरफ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ जाता है। वहां से आप लाख कोशिश कर लीजिए, यू हैव रीच्ड टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो हम लोग नहीं पहुंचे हैं, अभी भी वक्त है। अगर आज भी मानव संभल जाए तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है उसको दूर किया जा सकता है। अभी क्या है, एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इज वेरी नियर टू अस। आपको आवाज आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. शिल्पी, यस सर। ठीक है शिल्पी जी, ड्रॉ मत कीजिए लाइंस अननेसेसरली। शिल्पी, यू आर, डोंट ड्रॉ। ओ, ये चला गया ऑप्शनल। थर्ड वन इज ऑप्शनल वैल्यू। तो आप क्या करोगे, सवाल उठता है। क्या डेवलपमेंट के नाम पर आप सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर देंगे? एक तरफ सरकार कहती है विकास विकास, विकास के नाम पर क्या अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होगी? क्या विकास के नाम पर जो बालू के तट हैं आपके नदियों के, उन बालुओं को आप खत्म कर दीजिएगा तो क्या होगा, तट कटेगा। तो हमारे पास क्या है, इफ यू आर वाइज, इसीलिए सरकार कानून बनाती है। अगर आप वाइज हैं, आपके पास विजडम है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन को लेके चलेंगे
कि क्या हमारे पास इसका कोई दूसरा विकल्प मौजूद है जिससे पर्यावरण को नुकसान कम हो। जैसे प्लास्टिक का इतना बहुतायत में यूज हो रहा था, सरकारें कानून भी बना दी, बैन भी लगा दी। ओके, दो चार दिन ड्राइव भी चला, एंटी प्लास्टिक ड्राइव, जो जिसके पास प्लास्टिक पॉलिथीन पकड़ा गया, जिस दुकानदार के पास फाइन हुआ, लेकिन फिर सब ढाक के तीन पात हो गए, फिर से शुरू हो गया। तो इसका मतलब ईयरफोन मारवा ईयरफोन लगा के अपने अथी कर ले रहे ओकरा में ना कर। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास ऑप्शन होने के बावजूद भी, यानी आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक का पॉलिथीन को अगर सब लोग मतलब सब सोचने लगे इंडिविजुअली हमको यूज नहीं करना है, हम दुकान में प्लास्टिक का पॉलिथीन लेंगे ही नहीं उससे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो भी यूज करना बंद कर देगा, फिर पीछे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, फैक्ट्री में डिमांड कम होगा तो वहां भी कम होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। क्या करें, घर से कपड़ा का थैली लेके जाए, पहले जैसे जाते थे झोला लेके, बहुत बढ़िया था, और झोला सालों साल चलता था, जितना भी फटता था वो हर बार सिल जाता था झोला, रफ्फू चिप्पू लगा करके भी। और अभी क्या हो रहा है, हर बार बाजार जाते हैं, हर दो चार सामान के लिए अलग अलग पॉलिथीन है, और फिर एक बड़ा पॉलिथीन है, फिर उसमें आप लेके आए, और सवेरे फिर वो डस्टबिन में, अगले दिन वो रोड पर या कूड़ा का डब्बा में, और कहीं वो चला जाएगा डंप होने के लिए। तो आपने ऑप्शन का यूज नहीं किया, आपको यूज करना चाहिए ऑप्शन का। कागज की भी थैली आप यूज कर सकते थे। ये छोटा बच्चा कौन दिख रहा है स्क्रीन पर? क्या कोई मजाक चल रहा है क्या? यहाँ पर कोई शो चल रहा है क्या? 1 second, I'll kick them out. Who is this? Removed. एक छोटा बच्चा दिख रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वाइजली यूज करेंगे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को ऑप्शन के साथ। तो आप क्या लिखोगे इसका, क्योंकि मैं अभी नोट बनाया नहीं हूँ, और मैं नोट अब बनाने का पहले मैंने सोचा था सारे नोट्स बनाऊंगा, लेकिन क्लास में कम उपस्थिति देखते हुए मैं क्यों नोट बनाऊं, क्यों मेहनत करूं, मैं यहीं डायरेक्ट पढ़ा दूंगा। और आपको नोट बनाना है, आप वीडियो देख करके वहां से नोट, जो मैं लिख रहा हूँ अभी लिख रहा हूँ, आप अपना नोट कर लो। फिर अगर क्लास, क्योंकि वो लोग फिर नोट की वजह भरोसे बैठे होंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया था नोट भी दूंगा। ओके, आप व्यू बढ़ाओ, नोट नहीं लोगे, नोट नहीं, आप वीडियो बार बार देखिए, आप व्यू बढ़ाइए और खुद से नोट बनाइए, क्योंकि सारी बातें मैं बता ही दे रहा हूँ। ओके, कितना स्टूडेंट्स है देखो, अभी 22 ओनली, 1000 बच्चों में से सिर्फ 22 बच्चे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि नेचर जो है हमको प्रदान करता है बहुत सारे संभावनाएं, ऑप्शंस हमको देता है कि हम किस तरह से गुड्स और सर्विसेज जो नेचर प्रदान कर रहे हैं उसको हम यूटिलाइज करें। ठीक है, तो लिखोगे आप, नेचर प्रोवाइड्स अस various options on how we utilize its goods and services. लेकिन यही इसका ऑप्शन वैल्यू है। ठीक है, कि हमको नेचर जो है प्लास्टिक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताया, प्लास्टिक के पन्नी के जगह आप कागज का थैला, हालांकि कागज भी आप इको फ्रेंडली नहीं करेंगे, ओवर यूज ऑफ पेपर, क्योंकि पेपर यूज होगा तो इसका मतलब पेड़ कट रहे हैं, कहीं कहीं बांस कट रहा है, कहीं पेड़ कट रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे,
ऐसा यूज करना चाहिए जो बार बार काम आए, लंबे टाइम तक चले और इको फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को कम नुकसान ना हो। जैसे कपड़े का थैला, झोला, वो फटने के बाद भी वो सर के, क्योंकि कॉटन का बना है, नेचुरल फाइबर है, वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ द ऑप्शन वैल्यू of nature allows us to its resources wisely, इस रिसोर्स को बहुत ही वाइजली या सस्टेनेबली, सही टर्म होगा, सस्टेनेबली यानी बैलेंस बना करके, सस्टेनेबली एंड प्रिजर्व its goods and services, जो है अभी हम यहाँ लिखे ही है, गुड्स एंड सर्विसेज, goods and services for the future generations। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू है नेचर के। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? यस सर। ओके, अब हम देखते हैं कि इतने हम लोग अभी तक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पढ़ लिए। एनवायरनमेंट जो कि नेचर का ही पार्ट है, उसका क्या वैल्यू है। अब देखिए कि एक, अब यूनिट 1 में ही इंट्रोडक्शन है पूरा सिलेबस आपका। इंट्रोडक्शन का अब सेकेंड बुलेट में वी विल एंटर नाउ, जिसमें कह रहा है कि देयर इज a relationship between environment and development। Okay, sometimes protecting environment is going against development। ऐसा होता है, अगर सड़कें चौड़ी करने के नाम, चौड़ी करनी है तो सड़क के किनारे के पेड़ काटने पड़ेंगे, तो वो सड़क चौड़ीकरण हो गया आपका डेवलपमेंट, लेकिन इस डेवलपमेंट का कॉस्ट जो है एनवायरनमेंट को चुकाना पड़ा ताकि आपको सहूलियत हो। ठीक है, तो देयर इज ए डिबेट बिटवीन दीज गाइज, दोज हु आर इन फेवर ऑफ द एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि बाहर में गया डेवलपमेंट, नहीं चाहिए हमको सड़क चौड़ा। तो फिर वहां पर डेवलपमेंट वाले बोलते हैं कि सड़क चौड़ी नहीं होगी तो फिर गाड़ियां ज्यादा धुआं छोड़ेंगी, प्रदूषित करेंगी, जाम लगेगा, ट्रैफिक होगा, कंजेशन होगा। तो कैसे इससे निपटा जाए, कैसे इसको टैकल किया जाए? तो फिर सवाल उठता है, फिर आंसर है नेचर ही हमको ऑप्शनल वैल्यू दे रहा है कि आप दूसरा उपाय देखिए या उसके बदले कुछ कीजिए। तो ऐसा कानून में है कि अगर आपको सड़क चौड़ीकरण करने के लिए पेड़ काटने पड़े तो उतनी ही संख्या में या उससे ज्यादा की संख्या में आप वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। और वृक्षा, आपने आज पेड़ काटा जिसकी तना और जिसकी शाखाएं एकदम जो है सो विशाल विशाल थी, जो कि इतने 100-200 साल या 100 ईयर्स पुराना पेड़ था, इतना कार्बन फिक्स करके रखा हुआ एनवायरनमेंट से, यानी उस पूरे पेड़ को जला देने से जितना कार्बन निकलेगा वो सब कार्बन वो पर्यावरण से खींच करके अपने में संग्रहित कर लिया था अपने बॉडी में पेड़, इतने साल में जितने उस पेड़ की आयु है। और एक नहीं, आपने कितने पेड़ काट डाले, और आप आज वृक्षारोपण करेंगे, ठीक है, और उस पेड़ को फिर उसके बराबर होने में कितना साल लगेगा? वह बड़ा पेड़ जितना ऑक्सीजन दे रहा था, ये छोटा पेड़ उतना कैसे देगा? ठीक है, तो now part B of this introduction
आर एंटरिंग नाउ, ये पार्ट ए तक ही चल रहा था, आप देखोगे वीडियो में पार्ट ए जिसमें एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, ये सब बता रहे थे, यहाँ तक वो हो गया। पार्ट बी में वी विल डिस्कस डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के पहले आप फिर से गौर कीजिए कि एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वायरमेंट जो है कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। समझ में आ रही बात? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो अभी आपने देखा नेचर का वैल्यू, तो अब एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस भी इससे कुछ मिलता जुलता आपको लगेगा। क्या है? सबसे पहले तो एनवायरमेंट का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, यानी वी आर डिस्कसिंग नाउ पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ अब देखिए, नंबर 1 इंपॉर्टेंस is its economic significance. Economic significance. Okay. यानी एनवायरनमेंट से ही आप क्या पाते हैं? फूड, ये सब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। फूड और क्या पाते हैं? यानी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में भी कई सारे कैटेगरीज आ सकते हैं, जैसे एक हो गया आपका, चलो इसको और कैटेगराइज कर देते हैं, किराना सर्विस, किराना दुकान वाला, और इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग सर्विसेज, जैसे कि वी गेट फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, चाहे वेज हो, चाहे नॉन वेज हो, चाहे दूध हो, चाहे अंडा हो, ये सब जो है किसमें आ रहा है? एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है? आपके अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, दैट इज एनवायरनमेंट फॉर यू। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह देंगे तो ये हो जाएगा माइक्रो एनवायरनमेंट, और आपके इमीडिएट विसिनिटी में जो आप कंसीडर करेंगे, दैट एनवायरनमेंट विल बी द माइक्रो एनवायरनमेंट। ओके, तो whether micro environment or macro environment, environment is part of the nature and you are part of the nature, but you are separate than environment because you are looking the environment with your eyes. ठीक है, आप एक एंटाइटी हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है दैट इज एनवायरनमेंट फॉर यू। ठीक है, लास्ट क्लास में ये सब क्लियर कर दिए थे आपको। ठीक है, तो वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ओके, वेज हो, नॉन वेज हो, सब आप एनवायरनमेंट से प्राप्त कर रहे हैं। वो सारे जीव जंतु और पेड़, वो सब हिस्सा है किसका? एनवायरनमेंट का। फूड, और आप क्या पाते हैं? पानी पाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, आजकल दुकानों में भी मिलने लगा। तो ये ड्रिंकिंग वाटर जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है? पानी कोई वो लेबोरेटरी में थोड़ी बना रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के। ओके, वो ऑलरेडी जमीन में जो पानी है उसको निकाल रहा है, और उसको जो उसका स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से वो प्यूरिफाई कर रहा है और वो पैकेजिंग करके आपको प्रोवाइड कर रहा है। करेक्ट? आ रहा है समझ में बच्चों? Yes, sir. सेकेंड, ये भी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है एनवायरनमेंट का। क्या? कि
regulating, environment is regulating many of the many services. जैसे एनवायरनमेंट क्या रेगुलेट कर रहा है? क्लाइमेट रेगुलेट कर रहा है। अगर आप पेड़ को काट देंगे तो क्लाइमेट खराब होगा। ओके, एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट अगर डिस्टर्ब होगा आपका प्रोविजनिंग सर्विसेज ऑफ द एनवायरनमेंट है ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्ट होगा तो फूड सर्विसेज विल गेट अफेक्टेड। किसी साल कम पैदावार हो जाएगी। क्लाइमेट रेगुलेशन, फिर वाटर साइकिल भी इसमें आएगा। वाटर साइकिल, वाटर क्वालिटी कहेंगे, क्वालिटी, ये भी एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहा है। अगर एनवायरनमेंट को आप प्रदूषित कर दीजिएगा और पानी जो है सो जो आपका फ्रेश वाटर है वो कहाँ से, समुद्र से वाष्पीकरण होकर के जा रहा है, जमीन पर पानी बरस रहा है, 2/3 पानी का हिस्सा है, तो समुद्र से बहुत ज्यादा पानी का भाप बना, वाष्पीकरण हुआ, वो गया ऊपर में और पहाड़ पर या जमीन में या खेत में, पहाड़ पर गिरा जहां पर कोल्ड टेम्परेचर है तो वहां पर स्नोफॉल हो गया। ठीक है, और जहां पर अगर वो उसको क्या बोलते हैं, स्नो लाइन से नीचे अगर वाटर प्रेस हो रहा है तो वो लिक्विड फॉर्म में बरसेगा। तो अगर आप जैसे कि वाटर जहाँ स्नो लाइन के ऊपर है वहां भी अगर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, तो आपके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है वो भी पोल्यूट हो जाएंगे। जैसे अब आजकल हमारा जो रिवर का उद्गम स्थल है वह भी पॉल्यूटेड हो गया है। ठीक है, वहां पर भी लोग जाके प्लास्टिक फेंकाए हैं। ओके, तो अगर हम लोग नहीं पॉल्यूशन करेंगे तो एनवायरनमेंट जो है अपने क्वालिटी को बरकरार रखेगा स्वतः ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें। ठीक है, फिर अब आप इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखिए, ये सब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। क्लाइमेट चेंज, ये सारे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है आपके, समझ रहे हैं? फिर सांस्कृतिक महत्व भी है इसका, कल्चरल सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि रिक्रिएशनल एंड रिलीजियस सर्विसेज, वो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उस वहां भी एनवायरनमेंट का महत्व है। जैसे अभी हम यहाँ बताए थे रिक्रिएशनल सर्विसेज नेचर में, उसी तरह कल्चरल सर्विसेज, जैसे कि काफी सारे कस्टम्स ऐसे हैं जिसमें नेचर से रिलेटेड कुछ न कुछ पद्धतियां हैं। ठीक है, जैसे वट सावित्री का पूजा या पीपल के पेड़ के चारों तरफ धागा बांधना, ओके, या कहीं का कोई पवित्र पानी समझ के उसको, पवित्र नदी को समझ के उसको प्रिजर्व करना या उसका देखभाल करना, या उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज, और हर कल्चर में ऐसा है। तो ये हो गया आपके, क्या लिखोगे आप, रिक्रिएशनल एंड रिलीजियस सर्विसेज, यहाँ भी एनवायरनमेंट का महत्व है। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है क्या अभी आवाज? हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर, Yes, अभी आ sir. रहा।
ये नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। एनीवे ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है जो हम आपको यहाँ बताए थे ऑप्शनल वैल्यू के अंतर्गत, किस तरह से साइकिल में, जैसे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल है, इसी तरह से यह जो है रिस्टोर कर लेता है एनवायरनमेंट अपने आप को, अगर आप उसको डिस्टर्ब ना करें तो दिस विल कम अंडर सपोर्टिंग सर्विसेज। इसके सर्विसेज एनवायरनमेंट की सपोर्टिंग सर्विसेज क्या क्या है, क्या क्या सपोर्ट कर रहा है? जो भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो आप ले रहे हैं वो प्लांट से ले रहे हैं बेसिकली, और प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहा है? सॉइल से ले रहा है। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, सॉइल से न्यूट्रिएंट प्लांट में गया और प्लांट से न्यूट्रिएंट्स एनिमल में गए, और फिर वहां, और ह्यूमंस जो है उसको अगर एनिमल, ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल, लेकिन अगर उसको विशेष एनिमल मान लेते हैं तो भी ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? दे आर ईटिंग प्लांट ऑल्सो एंड दे आर ईटिंग एनिमल्स ऑल्सो। तो बेसिकली इधर से आए चाहे उधर से आए, ह्यूमंस जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहे हैं? सॉइल से ही ले रहे हैं। प्लांट बीच में मीडिएटर है, वो क्या कर रहा है? सन से एनर्जी लिया, हवा से उसने CO2 लिया, और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लिए और पानी लिया, और सबको मिला के समझ लीजिए कुछ रिएक्शन किया, और उसको मिला के एक यूजफुल प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा